गंगा एक्सप्रेसवे, जो कंपनी पिछले 5 सालों में 165 किलोमीटर लंबे ताज एक्सप्रेसवे के निर्माण की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई, उसे राज्य सरकार ने 1047 किलोमीटर लंबे बलिया से नोएडा तक के गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण का काम दे दिया है। कंपनी को 4 साल में इसे पूरा करना है। इंटरनेट पर उपलब्ध जेपी की बैलेंस शीट के मुताबिक इसकी कुल परिसंपत्तियां 11,106 करोड़ रुपए की हैं, पर राज्य सरकार ने इस कंपनी पर मेहरबानी दिखाते हुए 30,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना सौंप दी है। कंपनी परियोजना को पाने के लिए टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड में किस तरह खरी उतरी, इसका जवाब राज्य सरकार के पास इसलिए नहीं था क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे बनाने वाली कई विदेशी कंपनियों ने भी निविदा की मंशा जताई थी। वे खरे नहीं उतरे। हालांकि कंपनी के चेयरमैन जेपी गौर इसका बहुत माकूल उत्तर आउटलुक से बातचीत में इस प्रकार देते हैं, ताज कॉरिडोर योजना बांके बिहारी जी की कृपा से हमें मिली थी। यह भी उन्हीं की मर्जी से मिली है। देश की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना। मुख्यमंत्री मायावती के बीते जन्मदिन पर राज्य के लोगों को बतौर सौगात दी गई गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना कैबिनेट सेक्रेटरी शशांक शेखर से के मुताबिक देश की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सबसे बड़ी परियोजना है। यह बात उन्होंने मायावती के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री की विशेषताएं गिनाने के साथ ही कही थी। बलिया से नोएडा तक 1047 किलोमीटर की यह परियोजना जिस कंपनी को बीते जनवरी माह में हासिल हुई, इसका लोगों को बहुत पहले से आभास था। बीते 10 दिसंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सामने लाई गई इस परियोजना की निविदा की तिथि 13 जनवरी तय की गई थी। वह भी तब जब निविदा में भाग लेने वाली कई विदेशी कंपनियों ने योजना की डीपीआर समझने के लिए दिए गए समय को उपयुक्त नहीं मानते हुए उसे बढ़ाने की राज्य सरकार से गुजारिश की थी। लेकिन यह करना सरकार के लिए पता नहीं क्यों संभव नहीं हुआ। प्री क्वालिफाइंग निविदा में 14 कंपनियां शरीक हुई थीं, जिसमें 5 विदेशी बड़ी निर्माण कंपनियां मलेशिया के प्लस एक्सप्रेसवे, लिंक्डइन इंडिया, सांगयांग एंड यूगरेज और एसएनसी लवाबिन प्रमुख थी, पर मलेशिया, दुबई और सऊदी अरब में एक्सप्रेसवे का निर्माण कर चुकी कंपनियों को दरकिनार कर जिस कंपनी को यह काम देने की पहल हुई उसके पास भवन निर्माण का अनुभव तो है पर सड़क निर्माण का नहीं। निविदा में शिरकत करने वाली भारी भरकम भारतीय कंपनियां रिलायंस एनर्जी, जेपी, गल्फार पीएनसी, जेवी, जूनम डेवलपर्स, जीएमआर, यूनिटेक और गमॉन को भी अनदेखा कर दिया गया। अपने पिछले कार्यकाल में भी मायावती ने इसी कंपनी को उस समय की महत्वाकांक्षी 165 किलोमीटर की ताज एक्सप्रेस परियोजना सौंपी थी, पर कंपनी कुछ कर नहीं पाई। गंगा एक्सप्रेसवे का काम मिलने के बाद से जात एक्सप्रेसवे की खातिर जमीन अधिग्रहित करने के लिए धारा 6 का प्रकाशन शुरू हो गया। सूत्रों की माने तो इस मामले में दायर याचिका में राज्य सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जांच की जा चुकी है, कोई अनियमितता नहीं मिली। निर्माण आदि के लिए ग्लोबल टेंडर मांगे गए थे। जिस तरह सरकार 5 साल पहले जेपी एसोसिएट्स को ताज एक्सप्रेसवे देने के लिए मेहरबान थी, उससे अधिक मेहरबान इस बार गंगा एक्सप्रेसवे में वह दिखती है। पर यह कंपनी इतनी बड़ी परियोजना को पूरा करने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं दिखती। शेयर मार्केट के भरोसेमंद सूत्र के मुताबिक धनराशि इकट्ठा करने के लिए यह कंपनी अब पुराने पावर प्रोजेक्ट्स के मार्फत आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। यही नहीं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन हेतु 14 नवंबर 2006 को जारी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना के कई प्राविधानों की भी अनदेखी की जा रही है। विंध्य एनवायरमेंटल सोसाइटी के प्रदीप शुक्ल बताते हैं कि उप्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लोक सुनवाई के दौरान सूचना अधिकार के तहत अभिलेख उपलब्ध कराने के 27 जुलाई 2007 के आवेदन पत्र पर अभी तक विचार नहीं हुआ। सरकार भले ही कह रही हो कि गंगा एक्सप्रेसवे के मार्ग में संरक्षित पुरातात्विक इमारतें नहीं आती, पर सूचना अधिकार के तहत 21 सितंबर 2007 को पुरातत्व विभाग द्वारा दिए गए जवाब में साफ तौर पर लिखा है, कानपुर में जाजमऊ का टीला, राज टिकैत राय शिव मंदिर, राजा टिकैत राय की बारादरी, बिठूर का वाल्मीकि आश्रम और नाना फनवीस का टीला ही नहीं, मिर्जापुर स्थित चुनार का किला, सारनाथ मंदिर, वाराणसी का वजीस खंभा, कर्मदेश्वर महादेव मंदिर, लहरतारा तालाब और गुरुधाम मंदिर संरक्षित इमारतों की सूची में आते हैं।
यही नहीं, यहाँ 1,50,000 वृक्ष ऐसे हैं जिन्हें काटे बिना परियोजना पूरी नहीं हो सकती। परियोजना की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 वृक्षों के संभावित कटान से अतिरिक्त पारिस्थितिक स्रोतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए यह झूठ भी बोला गया कि पूरे क्षेत्र में वनस्पतियां लुप्त प्राय वन्य जीव प्रजातियां नहीं हैं, जबकि हकीकत यह है कि इस इलाके में शीशम, महुआ, जामुन, बरगद, अर्जुन, खजूर इत्यादि पेड़ों के साथ साथ नीलगाय, सियार, लोमड़ी, खरगोश, चिनकारा, गोरैया, कौए, मोर तथा लुप्त प्राय पक्षी धनेश भी मिलते हैं। दिल्ली से बलिया तक की दूरी 10 घंटे में तकरीबन 19 जिलों की 36 तहसीलें को लाभ पहुंचाने वाली इस परियोजना में दिल्ली से पूर्वी उप्र के अंतिम छोर बलिया तक की दूरी 10 घंटे में तय करने का दावा राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। और कहा जा रहा है अत्याधुनिक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना प्रदेश में गंगा नदी के किनारे लगभग 1000 किलोमीटर में बसे उन लोगों के लिए नई किस्मत लेकर आएगी जो अब तक दुर्भाग्य से विकास से अछूते रह गए हैं। इसमें 40,000 करोड़ रुपए का निवेश सार्वजनिक निजी साझेदारी से होगा तथा क्षेत्रीय विकास में 80,000 करोड़ रुपए खर्च होना है। 10,000 एकड़ में उद्योग लगाए जाएंगे। सवाल यह उठता है कि गंगा के किनारे बसे औद्योगिक शहर कानपुर से निकलने वाली कचरे ने कापुर के पहले और बाद में गंगा का प्रदूषण स्तर जितना बढ़ाया है, उसे ही अगर आधार माना जाए तो इस एक्सप्रेसवे पर बसने वाली 4 पॉकेट्स गंगा के प्रदूषण को कहां ले जाएंगे। भाजपा नेता ओम प्रकाश सिंह कहते हैं यह गंगा की संस्कृति और पवित्रता नष्ट करने की साजिश है। यही नहीं, इस इलाके में 35 ITI, 20 पॉलीटेक्निक, 10 इंजीनियरिंग कॉलेज, 5 मेडिकल कॉलेज तथा पैरा मेडिकल स्कूल खोलने के लिए कृषि योग्य जमीन का उपयोग किया जाएगा और खेती पर गाज गिरेगी। राज्य सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने में रोड़े न आए इसके लिए प्रशंसनीय पुनर्वास नीति बनाई है। पर 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य यह बताता है कि परियोजना सरकार ने अपनी उम्र के हिसाब से तय की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम जिस प्रकार एक ग्रुप विशेष को दिया है, उससे यह साफ हो गया है कि इसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है। जो कंपनी 5 वर्षों में 1 किमी सड़क भी अपनी पुरानी महत्वाकांक्षी ताज एक्सप्रेसवे योजना की न बना सकी हो, सड़क बनाने का तकनीकी अनुभव न हो, उससे हर रोज 1 किमी सड़क बनाने की उम्मीद करना सियासी हलकों को भले ही बेमानी न लगे पर सड़क बनाने का हुनर जानने वाले इसे बेहद गैरजिम्मेदाराना लक्ष्य बताते हैं। हालांकि कंपनी के सर्वेसवा जेपी गौड़ आउटलुक से बातचीत में इसका जवाब कुछ इस तरह देते हैं, मैं एक व्यक्ति के साथ संस्था हूँ। जेपी परिवार में हर तरह के लोग शामिल हैं, जिसमें श्रेष्ठ इंजीनियर भी हैं। गंगा एक्सप्रेसवे योजना हमारे दक्ष इंजीनियर पूरा करेंगे जो एक मिसाल बनेगी। हमने समाज निर्माण का संकल्प लिया है जो सेवा एवं गुणवत्ता पर आधारित है। इस पावन कार्य को स्वयं गंगा जी पूरा करवाना चाहती है। लेकिन इस बात का जवाब क्या है कि पर्यावरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित केंद्रीय विभागों की आपत्तियां भी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं करवाई जा सकी हैं। इतना ही नहीं, रात 11 बजे आनन फानन में जनवरी महीने में औद्योगिक विकास आयुक्त रहे अतुल गुप्ता की ओर से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं के तमाम कुरेदने के बाद यह नहीं बता पाए कि फाइनेंशियल बिड किसके पक्ष में हुई है। यह बताती हैं कि सरकार अपनों को उपकृत करने की कोशिश में बहुत कुछ दबाए रखना चाहती थी। श्री गुप्ता ने परियोजना के लिए न्यूनतम बोली 293 करोड़ रुपए की बात भले ही रात को कहीं हो पर जेपी एसोसिएट्स के कार्यकर्ता अध्यक्ष मनोज गौड़ सुबह ही मीडिया को बता चुके थे निजी क्षेत्र के इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट का ठेका हमें मिल चुका है। हमारी बोली सबसे कम 293 करोड़ रुपए की है। यह भी कम विस्मयकारी नहीं है कि जेपी एसोसिएट्स को लागत की महज 1% राशि गारंटी के रूप में सरकार के पास जमा करना होगा, जबकि निर्माता कंपनी 35 वर्षों तक टोल टैक्स वसूलने का अधिकार रखेगी। पर हकीकत यह है कि परियोजना चाहे जितनी भी मुफीद हो, लेकिन इसको देने के लिए जिस तरह की तेजी सरकार में देखी जा रही है उससे साफ है कि इस पर कभी न कभी कहीं न कहीं ग्रहण जरूर